टेम्पल ऑफ प्रिय विहार केस में क्या हुआ था, 1962 का जजमेंट है आईसीजे का। इसमें क्या था, कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड का मामला था। कंबोडिया और थाईलैंड आपको इंडिया के राइट साइड में दिख जाएंगे, बेसिकली एशिया के राइट पोर्शन में आपको दिख जाएंगी ये कंट्रीज, आप जाकर देख सकते हैं। तो कंबोडिया नीचे है, थाईलैंड ऊपर है, और यहाँ पर कहीं एक टेम्पल है प्रिय विहार जो कि कंबोडिया की टेरिटरी में फॉल करता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि इस टेम्पल के चारों ओर कुछ एरिया था जिसपे थाईलैंड वाले अपनी आर्मी लाके बिठा दिए, यानी कि ये दिखाए कि ये हमारे कंट्रोल में एरिया है, वो ऐसे ऑपरेट कर रहे थे। तो कंबोडिया ने चैलेंज किया कि भाई ये हमारी सॉवरेनिटी का एरिया है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने ट्रूप्स को आप विड्रॉ करिए। तो मामला पहुंचा आईसीजे में, और आईसीजे में हुआ क्या कि कंबोडिया ने इस ट्रीटी को साइड किया, फ्रैंको सियामीज ट्रीटी ऑफ 1904। फ्रैंको फ्रांस और सियामीज सियाम। सियाम जो है थाईलैंड का अर्लियर नेम था। ठीक है, थाईलैंड को पहले सियाम कहते थे, और कंबोडिया पर 1900s के टाइम पर जो है आपका फ्रांस रूल किया करता था। तो फ्रांस और सियाम यानी कि इन्हीं दो कंट्रीज का जो पिछला वर्जन है, उन्होंने आपस में ट्रीटी करी थी 1904 में, जिसके तहत डिलिमिटेशन यानी कि मैप बाउंड्री सेट करी गई थी कि भाई कितना एरिया किसके में जा रहा है। तो वो जो मैप बना था, वो मैप कंबोडिया के एरिया में दिखा रहा था टेम्पल ऑफ प्रिय विहार को, है ना, और जिसको थाईलैंड वाले एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, क्योंकि आज तक चैलेंज इन्होंने नहीं किया। कभी मैप हमेशा से बनता आ रहा है जिसमें कंबोडिया साइड में ही आपका हमेशा से टेम्पल दिखाया जा रहा है, इन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया। तो उस चीज को कंबोडिया ने बेस बना के आर्ग्यू किया। तो कोर्ट ने भाई इनको कहा कि ट्रीटी में तो शो हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि साहब ये ट्रीटी हम पर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि बेसिकली फ्रांस और सियाम की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले और एक मिक्स कमीशन बनी, जिसका काम था कि भाई जाके सर्वे कर लीजिए और बाउंड्री तय कर लीजिए कि किसके में कितनी आती है। तो मिक्स कमीशन जब बनी तो सर्वे का टाइम आया, तो सियामीज वाले जो लोग थे, थाईलैंड वाले, उनके पास इतने हाई एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे सर्वे, फ्रांस करके हमको बता सकता है, हम उसको अप्रूव कर देंगे हमको देखने के बाद। तो फ्रांस ने भाई सर्वे किया, साथ में ये भी गए थे, सर्वे वर्वे किया, और उसके बाद अपने टूल से इन्होंने मैप्स वगैरह बना दिए। मैप को सियाम को दिखा भी दिया, सियाम ने एक तरीके से उसको चैलेंज भी नहीं किया, तो अपनी कंसेंट भी उन्होंने दे दी। तो अब वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, बट स्टिल उस मैप को अप्रूव करने के लिए जो मिक्स कमीशन थी तब तक वो डिसॉल्व हो चुकी थी, तो वो अप्रूव नहीं हुआ था मैप। तो इसलिए वो कह रहे थे कि उस मैप पर हमारा कोई बाइंडिंग वो नहीं है, हम बाइंड नहीं है उस मैप से। तो कोर्ट ने कहा भाई इवन दो आप बाइंड नहीं है, चलो हम ये मान लेते हैं कि आपका बाइंडिंग उस चीज पर नहीं है क्योंकि आपने अप्रूव नहीं किया था लिखित में बाय द मिक्स कमीशन। बट स्टिल 1904 से लेकर आज 1960s तक मामला आ गया है, अब जाके आप चैलेंज कर रहे हो। इतने सालों से कंटिन्यू मैप पे वो एरिया कंबोडिया में शो किया जा रहा है, आपको चैलेंज कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो एक तरीके से साइलेंस आपकी अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस टाइप का सिनेरियो बन गया, स्टॉपल टाइप का सिनेरियो बन गया कुछ। और कोर्ट ने क्या कहा कि भाई कंबोडिया के फेवर में ये फैसला है, क्योंकि कंबोडिया की टेरिटरी में ये मैप शो कर रहा है और इतने सालों से शो कर रहा है, आज पहली बार नहीं शो हुआ है। सो इनको कहा कि भाई अपने जो आर्मी वाला है उसको वापस लेकर जाइए, और जो कुछ आपने इस टेम्पल के सामान को कैप्चर किया हो, क्योंकि वो आप अपनी टेरिटरी समझ के उस पर रह रहे थे, आर्मी अपनी बिठा के रखे थे 1954 से, वो सामान भी इनको रिटर्न करिए, कंबोडिया का उस पर पूरा पूरा हक है। तो ये आपका टेम्पल ऑफ प्रिय विहार केस, कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड, 1962 का जजमेंट। सो रेजिना वर्सेस केन, आर वर्सेस केन आपका 1876 का जजमेंट है। ये ब्रिटिश कोर्ट्स का जजमेंट है। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल कोर्ट्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हुआ क्या कि ब्रिटिश जो टेरिटरी है उसके 3 माइल के अंदर जो समुद्र का एरिया पड़ता है, कोस्टल एरिया, वहां पर एक जर्मन शिप आकर कोलाइड कर गई एक ब्रिटिश शिप के साथ। तो एक ब्रिटिश की शिप है और एक जर्मनी की शिप है, और आपस में कोलाइड कर गई। तो जो जर्मन शिप का जो कैप्टन था जिसका नाम केन था, ठीक है, उनको ब्रिटिश कोर्ट्स ने ट्राई किया मैनस्लॉटर के लिए और कन्विक्ट कर दिया। लेकिन हायर कोर्ट्स में जब अपील गई, मामला गया, तो ये क्वेश्चन आया कि क्या इन कोर्ट्स के पास एक फॉरेन शिप पर बैठे एक फॉरेनर को ट्राई करने का जुरिडिक्शन है, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है जो कि हाई सीज में कमिट हो रहे हैं। हाई सीज वो एरिया होते हैं जो किसी के डायरेक्ट जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं, किसी देश के डायरेक्ट जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं।
तो इसमें फाइनली कोर्ट्स ने ऊपर क्या कहा कि भाई हाई सीज में कोर्ट्स के पास ऑफेंस को ट्राई करने का जुरिडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में आप भले ही इस एरिया को ब्रिटिश की टेरिटरी का मानो कि भाई ब्रिटिश का टेरिटोरियल सी है, बट कोर्ट्स को जुरिडिक्शन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मिलता है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इनको ऑथराइज नहीं कर रखा कि ये हाई सीज में जाकर वहां पर अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसको ट्राई कर सकें। ठीक है, अब चूंकि ये शिप पर बैठे बैठे कोलिजन हुआ, ऐसा नहीं था कि शिप से कूद कर इनकी शिप पर आके मार के चला गया, तो मर्डर उस सेंस में नहीं था, बस नेग्लिजेंटली हुआ तो कोलाइड कर गई शिप्स। तो उस सेंस में था कि भाई इनको ट्राई करने का आपके पास ऑथराइजेशन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, सो द क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ यूके डू नॉट हैव एनी जुरिडिक्शन टू ट्राई केन फॉर द ऑफेंस ऑफ मैनस्लॉटर एंड कन्विक्ट हिम देयर ऑफ। सो इनका कन्विक्शन जो है क्वैश कर दिया गया था बाय द हायर कोर्ट्स। सो ये आपका आर वर्सेस केन है। क्योंकि उस वक्त तक इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी वगैरह भी डेवलप नहीं हुआ था, तो चीज़ें जैसे आज हैं सॉर्टेड वैसे नहीं थी। तो उस वक्त क्या था कि इन्होंने समझो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस को मानकर चला कि ठीक है हमने मान रखा है कि ये हमारा एरिया है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम सीधे ट्राई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश में क्या था भाई, पार्लियामेंट इज द मोस्ट पावरफुल बीइंग। तो पार्लियामेंट जब तक उनको ऑथराइज नहीं करेगा, पार्लियामेंट ने ऑथराइज कितना कर रखा था कि ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें आप क्रिमिनल कोर्ट्स को ऑथराइजेशन है कि वो किसी को ट्राई कर सकती हैं, उनके पास जुरिडिक्शन है, बट बाहर के केस में नहीं है। सो ये आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस वाले टॉपिक पर रिलेट कर सकता है, क्योंकि उसमें इसी बारे में इस केस में थोड़ी सी बात हुई थी कि भाई हमारे बगल में है इसलिए हमारा वाटर कहा जाता है, बट जुरिडिक्शन तभी मिलेगा जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसको ऑथराइज करेगा, और वो उसने अभी किया नहीं है, सो कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन नहीं है। सो ये आपका है आर वर्सेस केन। फिर आपका पोर्टुगल वर्सेस इंडिया है 1960 का, आईसीजे का जजमेंट है ये भी आपका। इसमें क्या हुआ था, पोर्टुगल की जो सरकार थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई पोर्टुगल ने पहले भारत पर राज किया था। पहला जो वास्को डिगामा जिसने भारत की डिस्कवरी करी थी वो एक पोर्टुगीज ही था, है ना। तो पोर्टुगल ने काफ़ी लंबे समय तक भारत पर राज किया, लेकिन जब लास्ट में 1947 के बाद भारत आज़ाद हो गया तो कहीं ना कहीं कंट्रोल लूज होने लगा। तो हुआ क्या कि 1954 के आसपास पोर्टुगल के पास लिमिटेड राइट्स थे कि भाई जैसे सपोज करो दमन एंड दादरा एंड नगर वाला जो एरिया है भारत का, यहाँ पर पोर्टुगल के पास लिमिटेड राइट्स थे, इन द सेंस कि यहाँ पर पोर्टुगल के जो नॉर्मल प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो आ जा सकते हैं, सिविल लोग सिविल काम करने के लिए आ जा सकते हैं, मतलब राइट ऑफ पैसेज है ना। बट आर्मी नहीं आ सकती है, पुलिस और आर्म फोर्सेस लेकर पोर्टुगीज वहाँ पे नहीं खड़े हो सकते हैं, है ना। तो नॉर्मल प्राइवेट अफेयर के लिए, सिविल लोगों के लिए उतना राइट हम दे देंगे, लिमिटेड राइट दे देंगे पोर्टुगल को, बट वो भी इंडिया के कंट्रोल में होगा, और ऐसा कोई भी राइट लेकिन आर्मी या पुलिस या आर्म्स एंड एम्युनिशन के केस में पोर्टुगल के पास नहीं होगा। तो हुआ क्या कि पोर्टुगल ने चैलेंज किया कि भाई भारत हमको यहाँ पर फ्रीली राइट ऑफ पैसेज दे नहीं रहा है। राइट ऑफ पैसेज का मतलब कि दूसरे के एरिया में आने जाने की आज़ादी। तो चूंकि अभी भारत के कंट्रोल में मेजॉरिटी का एरिया है तो वहाँ पर आने जाने की आज़ादी थोड़ी सी कम हो रही है, तो राइट ऑफ पैसेज कह रहा है वो कि भाई हमको दो। तो भारत ने क्या कहा कि भाई हमने कोई राइट ऑफ पैसेज का वायलेशन नहीं किया है। तो कोर्ट्स ने भी इस बात को माना कि इंडिया ने कोई वायलेट नहीं किया ऑब्लिगेशन। इंडिया अगर आपकी आर्मी को, पुलिस को, आर्म्स एंड एम्युनिशन को रोक रहा है तो वो उसके पास वेल फाउंडेड राइट है रोकने का, ठीक है, क्योंकि आपके पास केवल लिमिटेड राइट है और वो भी सब्जेक्ट टू इंडियाज कंट्रोल, ठीक है, केवल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल ऑफिशियल्स, प्राइवेट पर्सन्स एंड गुड्स इन जनरल पोर्टुगीज यहाँ पर आ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्मी, पुलिस और आर्म एम्युनिशन लेकर वहाँ घूमने लगोगे तो वो आपके पास राइट नहीं है। तो अगर इंडिया आपको रोक रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा है। सो पोर्टुगल वर्सेस इंडिया में मेजॉरिटी जो है समझो इंडिया के पक्ष में रही, और 1961 में उसके बाद आपको पता ही है कि भाई पोर्टुगल पर के इस कंट्रोल को भी समझो भारत ने उससे छीन लिया मिलिट्री ऑपरेशन करके। तो फिर कंप्लीटली हमारा इस पे कंट्रोल हो गया, फिर हमने इनको लिमिटेड राइट भी देने का कोई सेंस नहीं है। उससे पहले चूंकि कंप्लीट कंट्रोल नहीं था, है ना, थोड़ा सा लूज कंट्रोल था। सो ये आपका पोर्टुगल वर्सेस इंडिया है। इसका मेन जो टॉपिक है जिस पे ये पूछा जाता है राइट ऑफ पैसेज और इंडियन टेरिटरी का केस है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। सो ये आपका केस है।
सो वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी केस है आपका 1905 का किंग्स बेंच का, यानी कि इंग्लैंड का केस है। कंपनी थी ये वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग, जिसका सोना जो है कुछ सीज कर लिया किसने, साउथ अफ्रीकन रिपब्लिकन के ऑफिशियल्स ने। सो इस सरकार ने, साउथ अफ्रीका के रिपब्लिक ने, इनके ऑफिशियल्स ने इनके सोने को सीज कर लिया। तो अब ये इनके खिलाफ सूट फाइल करेंगे ना कि हमारा सोना वापस करो या कॉम्पनसेट करो। लेकिन हुआ क्या कि 1900 में ब्रिटेन ने कॉन्कर कर दिया साउथ अफ्रीका को। तो अब इनकी सरकार खत्म और इनकी सरकार बन गई। ठीक है, अब इनका राज यहाँ पे हो गया, जैसे भारत पे कब्जा कर लिया था ऐसे साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया 1900 में। अब कंपनी वाले ने क्या कहा कि भाई चूंकि अब आपने कब्जा कर लिया इनके ऊपर, सो इनकी ऑब्लिगेशन टू कॉम्पनसेट मी, टू रिटर्न मी द गोल्ड दैट द गवर्नमेंट हैड सीज्ड फ्रॉम मी, वो अब ब्रिटेन पर शिफ्ट हो गई। ठीक है, और इसलिए नाउ यू पे मी द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन और यू रिटर्न मी माई गोल्ड। सो कंपनी ये क्लेम कर रही है। तो बेसिकली कौन सा टॉपिक चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सक्सेशन का चल रहा है। इसी टॉपिक पर आपका समझो निकल कर आया ये वाला टॉपिक कि भाई जब एक स्टेट ने दूसरे स्टेट को कॉन्कर कर दिया है ना, उसको हरा दिया, वहां पे अपना कंट्रोल ले लिया, तो जो पुराने वाले स्टेट की ऑब्लिगेशंस हैं दे विल बी सक्सीडेड टू द न्यू स्टेट जो वहां पे बना है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सक्सेशन पे केस है। लेकिन किंग्स बेंच ने फाइनली इस केस में मना कर दिया था कि कोई कंपनी के पास राइट नहीं है। बड़ी घिचड़ी बनाई और बड़ा लंबे चौड़े अलग अलग केसेस साइड किए और अंत में मना कर दिया कि कोई राइट नहीं है। वो कहे कि भाई आपका कोई राइट नहीं है तो अब हम आपको पे नहीं करेंगे। सो मेन मोटा मोटा ये समझ लो, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सक्सेशन से जुड़ा टॉपिक का केस है, आपको ये याद करके चलना है। ठीक है, तो चॉर्जो फैक्ट्री केस आपका पीसीआईजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, 1927 का जजमेंट है। हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चूंकि जर्मनी हार गया था, तो जर्मनी को अग्रीमेंट में कुछ अपनी प्रॉपर्टी, अपर सिलीशिया वाली कुछ प्रॉपर्टी को पोलैंड में ट्रांसफर करना पड़ा। ठीक है, तो अग्रीमेंट बस इतना था कि भाई हम आपको अपनी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे, उन एरियाज पे आपका कंट्रोल हो जाएगा, बट इन रिटर्न यू विल नॉट फॉरफीट एनी जर्मन प्रॉपर्टी। तो ये अग्रीमेंट था। पोलैंड ने क्या किया, वायोलेट कर दिया, इनकी फैक्ट्रीज पे फॉरफीट वगैरह करने लगी। तो इसी वायलेशन के बदले में जर्मनी ने क्लेम किया कि भाई हमको रेपरेशन दिए जाएं, डैमेजेस दिए जाएं, और इसी से आपका इंडेमनिटी वाला भी बात हुई। इंडेमनिटी में क्या होता है, जैसे हम आपको प्रॉमिस कर दें कि तुम बिजनेस करो, लॉस होगा तो हम देख लेंगे, तो ये जो लॉस होगा तो हम देख लेंगे, या मान लो सुनामी आ गई, आग लग गई दुकान में, तो टेंशन ना लो, नुकसान होगा तो हम भर देंगे। तो बेसिकली प्रॉमिसिंग समवन टू इंडेमनिफाई देम, टू कॉम्पनसेट देम इफ कोई लॉस उनको कॉज हो जाता है मुझसे या किसी थर्ड पर्सन से। तो इंडेमनिफाई करने की बात इस केस में हुई, इंडेमनिटी के कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन हुआ। तो कोर्ट ने पोलैंड के ऊपर लायबिलिटी लगाई कि भाई आपने वायलेशन किया है इस अग्रीमेंट का, आर्टिकल 6 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन का, और पोलैंड के ऊपर रेपरेशन का, डैमेजेस लगा दिए गए। रेपरेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर भी एक बात हुई थी कि भाई रेपरेशन का मतलब ये होता है कि आप मुझे उस स्टेट में पहुंचा दें, इस तरीके से कॉम्पनसेट करें, इस तरीके से मेरे लॉसेस को ठीक करें कि मैं उस स्टेज में पहुंच जाऊं जिस स्टेट में मैं होता अगर आपने मेरे उन राइट्स को वायोलेट न किया होता। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस स्टेट में बैठा हूं और तुमने आए और मेरे किसी राइट को वायलेट करके मुझे ए से बी स्टेट में पहुंचा दिया, है ना, मैं खुश था, मुझे दुखी कर दिया। तो ऐसा खाली नहीं है मतलब कि वापस से इस स्टेट में मुझे पहुंचा दो, खाली ये रेपरेशन का मतलब नहीं होता है। इसका मतलब कोर्ट ने क्या बताया कि इस स्टेट में मुझे पहुंचा दो जिस स्टेट में मैं इस वक्त होता, पास्ट वाले नहीं, प्रेजेंट में। अगर मैं पास्ट में तुम मुझे डिस्टर्ब ना किए होते तो इस वक्त में जो कर रहा होता, जिस स्टेट ऑफ माइंड में होता, मुझे उस स्टेट में तुमको पहुंचाना है। तो रेपरेशन का कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन कोर्ट ने उसमें बताया था कि खाली आपको रिवर्ट बैक, रेस्टिट्यूट नहीं कर देना मुझे पास्ट वाले मोड में, मैं इस वक्त क्या किस हालत में होता, मुझे आपको उस स्टेट में पहुंचाना है। सो ये आपका इंडेमनिटी का जुड़ा केस है, रेपरेशन से जुड़ा केस है, और काफ़ी एग्जाम्स में अक्सर इंडेमनिटी केस किसे कहते हैं इस तरीके से इसको पूछ लिया जाता है। सो इसको समझ लो भाई, चॉर्जो फैक्ट्री केस क्या है। सो बार्सिलोना ट्रैक्शन केस आपका 1962 का आईसीजे का जजमेंट है, बेल्जियम वर्सेस स्पेन।
पार्टी कौन हो सकता है, स्टेट या फिर इंडिविजुअल, और स्टेट क्या इंडिविजुअल के राइट्स अगर हर्ट हो रहे हो तो उसके बिहाफ पे सूट फाइल करके आईसीजे में जा सकता है। नहीं, इस मामले पे थोड़ा सा ये केस घूमता है। तो था क्या कि भाई एक कंपनी थी बार्सिलोना ट्रैक्शन, जिसमें मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स थे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स लोग थे वो सारे बेल्जियम के नेशनल्स थे। ठीक है, कंपनी जो थी ये काम कहाँ करती थी, स्पेन में। तो स्पेन में काम करती है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कहाँ के हैं, बेल्जियम के हैं, लेकिन जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वो कनाडा में है। ठीक है, तो खाली मेन चीज़ें समझ के चलो कि जो कंपनी है वो स्पेन में काम करती है। ठीक है, अब 1936 में स्पेन में सिविल वॉर हो गया, तो कंपनी के जो बॉन्ड्स वगैरह थे फॉर द टाइम बीइंग अमंग अदर थिंग्स, सरकार ने उन बॉन्ड्स को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो अब बॉन्ड्स को सस्पेंड कर दिया तो बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता था लोगों को वो मिलना बंद हो गया। ठीक है, जो बॉन्ड होल्डर्स थे। अब जब वॉर ख़त्म हुआ तो फॉरेन करेंसी के ट्रांसफ़र को भी रोक दिया गया, सरकार ने रोक दिया और कई शर्तें लगा दी कि ये करो तब ऑथराइज करेंगे। कुल मिला के समरी इतनी है कि बाद में इस कंपनी को स्पेन ने बैंकरप्ट भी डिक्लेयर करा दिया और स्पेन की सरकार ने पूरा कंट्रोल ले लिया कंपनी का। इस पर बेल्जियम ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने का प्रयास किया आपने, चूँकि उसके नेशनल्स के इंटरेस्ट इसमें फंसा हुआ था तो उसको सिक्योर करने का प्रयास किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद जो नेशनल लेवल पर करी गई बाय द कंपनी एंड द ऑफिशियल्स, फाइनली क्या हुआ, बेल्जियम ने अपने लोगों के बिहाफ पर आईसीजे में स्पेन के खिलाफ सूट फाइल कर दिया और तब ये निकल कर आया। तो उसमें फाइनली जो है बेल्जियम का लोकस स्टैंडाई है ही नहीं, ये आईसीजे ने बोलकर इस सूट को रफा दफा कर दिया कि भाई चूँकि केवल स्टेट्स हैं जो वो पार्टी बन सकती हैं और जो यहाँ पर एग्रीव्ड पार्टी है वो स्टेट नहीं है बल्कि एक नॉन स्टेट बीइंग है ना। ये कंपनी जो है ये नॉन स्टेट है। अगर ये सरकार की कंपनी होती तो बात अलग होती, बट ये एक प्राइवेट कंपनी है। जस्ट बिकॉज वो आपके नेशनल्स हैं हम उनके बिहाफ पे सूट नहीं फाइल कर सकते, ये बेसिकली था। तो इनका लोकस स्टैंडाई नहीं है बेल्जियम का इस सूट को फाइल करने का, इस ग्राउंड पर इस पिटीशन को रद्द कर दिया गया। सो ये आपका बार्सिलोना ट्रैक्शन केस है। फिर आपका फ्रंटियर डिस्प्यूट केस, ये आपका 1986 का बुर्किना फासो वर्सेस माली, दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आपको वेस्ट अफ्रीका मैप में दिख जाएंगी, कुछ ऐसा मैप में दिखेगा। ठीक है, तो अब इसका वो फैक्ट समझ लो कि भाई 1960 तक ये दोनों ही जो स्टेट आज फ्री बन चुके हैं आपके इंडिपेंडेंट, ये फ्रांस की कॉलोनीज थे, तो फ्रांस के रूल के अंडर आते थे। 1960 में इनको इंडिपेंडेंस मिली। इसका नाम पहले अपर वोल्टा था, अगर कहीं मिले तो कंफ्यूज मत होना। 1984 में इसका नाम चेंज होकर बुर्किना फासो हुआ था। सो इन दोनों को इंडिपेंडेंस मिली 1960 में, लेकिन चूंकि अभी तक इनकी बाउंड्रीज असर्टेन्ड नहीं थी कि कहाँ से कहाँ तक है, बट एक रफ आइडिया था सबको। तो डिस्प्यूट हो गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमारी बाउंड्री है, वो बोले नहीं यहाँ से यहाँ तक हमारी है, तो कोई ज़्यादा कोई कम किसी का हो रहा था। तो आईसीजे में इन दोनों ने अपना डिस्प्यूट सौंप दिया। तो आईसीजे ने जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया इस केस में, अप्लाई किया, जिस पर डिस्कशन किया, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लो क्योंकि ये केस उसी पर ज़्यादा है। सो प्रिंसिपल ऑफ यूटी पॉजिटेटिस ज्यूरिस, ये क्या कहता है कि प्रिजर्विंग बाउंड्रीज ऑफ कॉलोनीज इमर्जिंग एज अ स्टेट, इट इज़ अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कि अगर कोई कॉलोनी था किसी का और बाद में वो फ्री स्टेट बन गया, तो एज एट द टाइम जब वो कॉलोनी था, जो उसकी बाउंड्रीज थी वो उसी को रिटेन कर लेगा जब वो एक स्टेट बन के निकलेगा। तो एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल इंडिया, है ना, जब ब्रिटिश की हम कॉलोनी थे, उस वक्त हमारी जो बाउंड्रीज थी, जब ब्रिटेन हमको आज़ाद करके गया तो हमारी बाउंड्रीज रिटेन हो गई, उतनी ही बाउंड्री हमारी फ्री इंडिया के स्टेट में इंक्लूड हो गई। सो वो है कि उसकी रिस्पेक्ट करो। तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इसका यूज़ क्या है, यूटिलिटी क्या है कि भाई आज़ाद कोई देश हुआ है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं है, ऐसा ना हो कि बाकी के देश जाके उस पर हमला करने लग जाएं कि अभी इनकी टेरिटरी फिक्स नहीं है, लॉ कब्जा वब्जा कर लेते हैं कहीं। सो उसको रोकने के लिए ये आपका कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ था कि आपस में सभी सिविलाइज नेशंस का एक अग्रीमेंट है, एक कस्टम है, फॉलो उसको हमेशा से करते आ रहे हैं कि जो बाउंड्रीज हैं जब वो कॉलोनी के टाइम जो थी वही स्टेट के टाइम वो इनहेरिट कर लेंगे, समझो। और दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबल बेसिकली राइट्स होते हैं आपके जिनको आप छू नहीं सकते, खाली वो लॉ की नज़रों में होते हैं, लॉ उनको रिकॉग्नाइज करता है। सो लॉ भी ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि यहाँ तक हमारी बाउंड्री है। ठीक है, अब उस पर
एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, हम प्रॉपर मैपिंग कर देंगे बाद में, लेकिन तब तक लॉ की नज़रों में हमारी बाउंड्री है, क्योंकि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऐसा कह रहा है, हमारा कस्टम ऐसा है, हम हमेशा से इसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये दो प्रिंसिपल्स, इस पे आपका डिस्कशन हुआ था काफ़ी डिटेल में। इस पर इंपॉर्टेंट केस है ये, और इसी के नाम से अक्सर पूछ भी लिया जा सकता है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ यूटी पोजिटेरिस जुडिस में से कौन से केस में डिस्कस किया गया था। सो ये आपको याद रखना चाहिए। तो यूएसए वर्सेस स्कूनर पेगी 1801 का जजमेंट है यूएस सुप्रीम कोर्ट का। ये स्कूनर पेगी एक शिप का नाम है, ठीक है। तो यूएसए और फ्रांस के बीच में अनडिक्लेयर्ड वॉर चल रहा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1798 टू 1800, ठीक है। शिप्स खूब सारी कैप्चर कर ली थी यूएसए ने फ्रांस की 1800 में। 1800 के बाद इनका वॉर थोड़ा सा शांत हुआ, तो इन लोगों ने आपस में ट्रीटी कर ली, ठीक है। कुछ तुम हमारी बात मान लो, कुछ हम तुम्हारी बात मान लें। ट्रीटी करी यूएसए और फ्रांस ने, कब? 1801 में। अब 1800 में जब ये शिप पकड़ ली गई थी, तो हर शिप जब पकड़ी जाती है, सामान प्रॉपर्टी कैप्चर की जाती है जब वॉर के टाइम, है ना, जब दूसरे कंट्री के सामान को आपने कैप्चर किया हो, एग्रेशन चल रहा हो, तो उस वक्त क्या होता है, उनको सीज कराने का बाकायदा लीगल प्रोसीजर होता है, उनको प्राइस ऑफ वॉर डिक्लेयर कराएंगे, तभी तो उसको ऑक्शन वगैरह कराएंगे, उसको अपनी प्रॉपर्टी बना के उसको बेच देंगे, खजाने में पैसा डाल देंगे, बेसिकली ये सब होता है। तो ट्रीटी इन्होंने जो साइन करी थी, उस ट्रीटी में एक आर्टिकल इन्होंने लिखा था कि जो प्रॉपर्टी अभी तक कंडेम्ड नहीं हुई है, यानी कि जिसको अभी तक सीज फाइनली प्राइस ऑफ वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया है ना, फाइनल जिसका डिटर्मिनेशन नहीं हो गया है, उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, है ना, ताकि आपस में एक अग्रीमेंट कर लिया इन्होंने। तो कोर्ट्स में जब मामला गया, तो सर्किट कोर्ट ने ऑलरेडी चूंकि इसको प्राइस ऑफ वॉर डिक्लेयर करा दिया था, सीज करा दिया था, अब ऑक्शन वगैरह के लिए रेडी थी। लेकिन मामला जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब तक मामला अपील में है, उसको हम फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं मानेंगे। सो यहाँ पर सर्किट कोर्ट ने फाइनली इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था ट्रीटी से पहले। तो ट्रीटी ये नहीं कह रही थी कि ट्रीटी से पहले वाले मामलों को भी रिटर्न कर देना, बट ट्रीटी में जो आर्टिकल लिखा था उसका इंटरप्रिटेशन उन्होंने ऐसा किया कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट समझो उसका लग गया कि अगर कोई मामला अपील में है तो उसको हम मानेंगे ही नहीं कि वो फाइनल है, और इसलिए आपको फ्रांस की उस शिप को फ्रांस को रिटर्न करना होगा। सो ये आपका यूएसए वर्सेस स्कूनर पेगी का केस है। फिर आपका है आइलैंड ऑफ पाल्मास केस, 1928 का है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का है। इसमें जो आर्बिट्रेटर थे वो मैक्स हबर थे, एक स्विस लॉयर थे। सो बेसिकली डिस्प्यूट क्या था, एक आइलैंड को लेकर था, ठीक है। ये आइलैंड इस वक्त आपको कहाँ दिखेगा, इंडोनेशिया साइड में, आपको इंडोनेशिया फिलीपींस के बगल में दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यूएसए और नीदरलैंड दोनों ही इस आइलैंड पे अपना अपना क्लेम बता रहे थे। भाई आइलैंड का टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट था, और ये जो आपका केस है, ये इस आइलैंड के टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट का एक अच्छा खासा लीडिंग जजमेंट है। तो मतलब उस मामले को कैसे इंटरनेशनल लॉ में किया जाएगा, इसको काफ़ी ज़्यादा आगे चल के फॉलो भी किया गया। तो हुआ क्या कि यूएसए कह रहा था कि भाई ये आइलैंड पे हमारा राइट है, क्योंकि ये आइलैंड फिलीपींस के अंदर आता है, और फिलीपींस को हमने स्पेन से लड़ाई करके, युद्ध करके जीता था। तो अब स्पेन की जो प्रॉपर्टी है, वो चूंकि हमने स्पेन को हरा के उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली, तो अब वो प्रॉपर्टी हमारी हो गई, ठीक है। तो यूएसए का ये क्लेम था, ठीक है। और इनका जो स्पेन के टाइटल का क्या इन्होंने आर्गुमेंट किया कि स्पेन ने चूंकि डिस्कवरी करी थी उस आइलैंड की सबसे पहले, ठीक है। इन्होंने कुछ बता दिया कि भाई उन्होंने डिस्कवरी करी थी, इसलिए अब वो आइलैंड हमारा है। और दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी भी इंटरनेशनल लॉ में आपको मानना पड़ेगा कि भाई जो फिलीपींस यानी कि जो यूएस टेरिटरी है इस वक्त, है ना, क्योंकि फिलीपींस पहले यूएस का पार्ट था, 1946 के टाइम करीब इंडिपेंडेंट हुआ, तब तक वो यूएस का पार्ट था। तो चूंकि आइलैंड जो है वो फिलीपींस में है, और फिलीपींस से ज़्यादा क्लोज है ना, जो आपका नीदरलैंड वाला जो डच वाला एरिया है, वहाँ से ज़्यादा क्लोज फिलीपींस के है वो आइलैंड। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी का मतलब जो ज़्यादा क्लोज है, जो ज़्यादा प्रॉक्सिमेट है, उसका ज़्यादा राइट होगा सॉवरेंटी का। सो इन्होंने ये दो चीज़ें आर्ग्यू करी। इधर से नीदरलैंड ने क्या आर्ग्यू किया कि नीदरलैंड ने एक्सप्रेसली वहाँ पे सॉवरेंटी अपनी एक्सरसाइज करी हुई है सिंस 17th सेंचुरी। जो आइलैंड के प्रिंस वगैरह थे, उनके साथ बाकायदा अग्रीमेंट, ट्रीटीज इन्होंने करी हुई हैं, और एक्चुअल में इन्होंने सॉवरेंटी एक्सरसाइज करी है। इन्होंने क्या था, इन्होंने खाली डिस्कवरी कर दी, बट एक्चुअल में सॉवरेंटी के नाम पर एक झंडा तक वहाँ पर अपना नहीं लगाया।
कोई वहाँ पर डीलिंग नहीं करी, कोई अपनी आर्मी नहीं बिठाई, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कोई लेजिस्लेटिव एक्शन वहाँ पे कुछ नहीं किया। इनका बस था कि हमने डिस्कवरी करी है, और चूंकि स्पेन ने डिस्कवरी करी है और स्पेन का इसलिए टाइटल हो गया, अब हमने स्पेन से ले लिया तो हमारा टाइटल हो गया, ये यूएसए का आर्ग्यूमेंट था। तो आर्बिट्रेटर ने कहा कि भाई खाली डिस्कवरी इज नॉट इनफ, है ना, कोई ओवर्ट एक्शन आपको सॉवरेंटी डिस्प्ले करने का करना चाहिए था। स्पेन ने जब नहीं किया, तो जब स्पेन का ही टाइटल कंप्लीट नहीं है तो स्पेन से आप कैसे ले सकते हो? तो स्पेन का ही टाइटल चूंकि इनकम्प्लीट है, इसलिए आपका टाइटल भी क्या है, इनकम्प्लीट है। इसको इन्होंने इनकोएट टाइटल भी कहा। इनकोएट का मतलब इनकम्प्लीट। सो इनकम्प्लीट टाइटल है ना, खराब टाइटल है, बैड टाइटल है। लेकिन नीदरलैंड ने चूंकि एक्सप्रेसली सॉवरेंटी एक्सरसाइज करी थी, तो आर्बिट्रेटर ने नीदरलैंड के पक्ष में डिसीजन दे दिया। और यहीं पर आपका ये केस प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी फेमस है काफी, है ना। क्यों? प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? टाइटल बाय प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति का किसी चीज पर अधिकार जस्ट बिकॉज उसने उसको एक लंबे समय से उस पर अपने अधिकारों को एक्सरसाइज किया हुआ है। जैसे अगर मैं कोई ज़मीन खाली पड़ी हुई हो और जाकर खूब सालों तक वहाँ रहने लग जाऊँ, तो जैसे भारत में भी लॉ है कि अगर आप कुछ निश्चित सालों तक रह लेंगे तो आप एडवर्स पोजीशन पा जाएंगे, यानी कि ओनरशिप बाकायदा पा जाएंगे लॉ की नज़रों में। सो वही टाइटल बाय प्रिस्क्रिप्शन है कि चूंकि लंबे समय से नीदरलैंड यहाँ पर अपने राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है सॉवरेंटी के, इसलिए इस आइलैंड का जो ओनर है सॉवरेन, वो नीदरलैंड ही होगा आपका। सो इसमें इस केस में टाइटल बाय प्रिस्क्रिप्शन याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी की बात हुई थी वो याद रखना, राइट बाय मेयर डिस्कवरी इज नॉट इनफ, उस पर कुछ ओवर्ट होना चाहिए सॉवरेंटी एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप झंडा भी अपना लगा देते कंट्रोल दिखाने के लिए तो भी बात थी, बट इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। चूंकि स्पेन ने नहीं किया तो स्पेन से ही यूएसए ने लिया था, इसलिए यूएसए का भी कोई टाइटल नहीं है। ये बेसिकली इस केस का जजमेंट है। सो आर्बिट्रेशन का जजमेंट है, इसमें कोर्ट नहीं है, आर्बिट्रेटर इन्वॉल्व थे। मैक्स सवर, ही वॉज अ स्विस लॉयर। सो ये आपका है आइलैंड ऑफ पाल्मास केस। तो भाई कॉर्फ्यू चैनल केस अगर सुना हो तो ये फर्स्ट एवर केस था जो आईसीजे के सामने आया था, जो कंटेंशियस जुरिसडिक्शन में आया था। कंटेंशियस का मतलब होता है जिसमें दो पार्टियां एक दूसरे के विरोध में खड़ी हों। एक होता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एक होता है कंटेंशियस, ठीक है। तो एडवाइजरी नहीं, कंटेंशियस का फर्स्ट एवर केस था जो आईसीजे के सामने आया था। 1947 में डिसीजन आया था। एक्चुअली 3 डिसीजन आए थे, 1949 तक आया था, लेकिन मेरिट समझने के लिए खाली याद रखो, ठीक है। तो यूके वर्सेस अल्बेनिया का मामला था। हुआ क्या कि अल्बेनियन सी में यूके की वॉरशिप्स जा रही थी और उस वक्त कोई युद्ध का सीन नहीं था, नॉर्मली जा रही थी, ठीक है। तो उस अल्बेनियन सी में माइंस लगी हुई थी और माइंस दग गई, वॉरशिप दग गई, लोग मर गए। तो यूके ने क्या हुआ, आईसीजे में इसके खिलाफ केस फाइल किया कि भाई इन्होंने वहां पर माइंस लगा रखी थी, या तो इनकी नॉलेज में थी या तो इन्होंने जानबूझ कर लगाई थी। जबकि उससे पहले क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म ही हुआ था, तो अलाइड पावर्स जो थी, यानी कि ये आपका जो यूके वगैरह का जो साइड था, राइट, जर्मनी के अगेंस्ट वाला साइड, अलाइड पावर्स ने अल्बेनियन सी को पूरा स्वीप किया था। वहां पे कोई माइंस नहीं थी, इसका मतलब उसके बाद किसी ने लगाई हैं जानबूझ के। तो कुल मिला के यूके की शिप का नुकसान हुआ, लोग मर गए, तो उन्होंने केस फाइल किया। तो अल्बेनिया को कोर्ट ने गिल्टी ठहराया था इसमें, ठीक है, कि आपको हम ये तो नहीं कह रहे कि आपने डायरेक्टली माइंस वहां लगाई थी, बट आपके कंप्लीट जुरिसडिक्शन में वो एरिया आता है, तो इट कुड नॉट हैव बीन डन विदाउट योर नॉलेज। तो इसलिए अल्बेनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट ने बनाई। हालांकि अल्बेनियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही अपना पत्ता बाद में साफ कर लिया था, तो लास्ट में कोर्ट को एक्स पार्टे ऑर्डर करना पड़ा, है ना। एक्स पार्टे ऑर्डर आपका आर्टिकल 53 में है, ठीक है, ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द आईसीजे, यानी कि आईसीजे का जो ऑफिशियल स्टैट्यूट है ना, चार्टर आईसीजे का जो है, अगर उसको कहो तो उसके आर्टिकल 53 में आपको एक्स पार्टे जजमेंट के बारे में बताया है कि भाई अगर क्वेश्चन इन फैक्ट पूरा मैटर इन लॉ बिल्कुल ठीक है तो आप एक्स पार्टे ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिर फाइनली आईसीजे ने एक्स पार्टे ऑर्डर कर भी दिया था और करीबन 800,000 समथिंग पाउंड्स या कुछ इनको जो है डैमेजेस का वो करा दिए गए थे।
सो ये आपका कॉर्फ्यू चैनल केस है, इसमें यूके जीत गया था। और इसी में आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इनोसेंट पैसेज की बात भी आई थी, जब अल्बानिया ने काउंटर क्लेम किया था कि भाई इन्होंने हमारी सॉवरेंटी वायलेट की है हमारे एरिया में घुस के। तो कोर्ट ने कहा भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनोसेंट पैसेज का अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो इतना कुछ वो नहीं कर रहा, आपके यहाँ उसने गोला बारूद कुछ नहीं कर दिया था। इनोसेंट पैसेज यानी कि दूसरे की एक्सप्रेस टेरिटरी में अगर सामने वाला भी पीसफुल उसमें आ रहा है तो दैट इज अलाउड इन इंटरनेशनल लॉ। सो ये आपका इसमें हुआ था, तो आपको याद रखना है फर्स्ट एवर केस था, डॉक्ट्राइन ऑफ इनोसेंट पैसेज की बात हुई थी, यूके वर्सेस अल्बानिया 1947, और इसमें यूके आपका जीत गया था।